हम लोग पढ़ रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा गया कहानी नशा। नशा में हम लोग यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था कि ईश्वरी वीर से निवेदन करता है कि तुम ऐसा करो, दशहरे की छुट्टी में हमारा घर चलो, और वीर राजी भी हो जाता है। ईश्वरी और वीर दोनों दशहरे की छुट्टी में इस जो है घर जाते हैं। सेकेंड क्लास तो मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र ना किया था। ईश्वरी वीर कहता है कि सेकेंड क्लास तो छोड़िए, मैंने इंटर क्लास में भी सफ़र नहीं किया था। अब की सेकेंड क्लास में सफ़र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोग भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को पहचानने में देर ना लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन है। यानी पोशाक जो है आपका पता होता है, ड्रेस आपका एड्रेस होता है। पोशाक से पता चल गया कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन है। लेकिन ना जाने क्या मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। सिर्फ पैसे ईश्वरी के जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों का इनाम इकराम मिल जाता हो। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दी। फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। क्यों? ईश्वरी के हुक्म पर सबके सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूं तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। लेखक कहता है कि ईश्वरी के हुक्म पर सब जो हैं दौड़ जाते थे, लेकिन मैं जो है कुछ भी बोलता तो उन लोग अनसुना कर देते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद ना मिला। ये भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये सब। एक हमारे नौकर हैं, कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो इससे ज्यादा तमीजदार हो जाएं। तो फिर उसने बहस करने तो कहा, ईश्वरी और वीर में ये दोनों में बहस होने लगा। तो ईश्वरी कहता है, तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच से इतने अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। मैंने कहा, तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली। डाक थी, प्रयाग में चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा, सेकेंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे में आकर मेरी और एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। वे 2 भद्र पुरुष थे, याद रखिएगा, 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार थे। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया, हमारा सामान उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, नाम था रियासत अली। दूसरा ब्राह्मण था, नाम था राम हरख।
दोनों ने मेरी अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे थे कि तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। क्योंकि ईश्वरी का लिबास और वीर का लिबास में आसमान और जमीन का फर्क था। ईश्वरी इस वीर के लिबास से ही समझ में आ रहा था कि ये बहुत ही लग रहा है कि गरीब घर से ताल्लुक रखता है। रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहेब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही के बदौलत मैं इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूं। ये कौन कह रहा है? ये ईश्वरी कह रहा है, वीर का तारीफ करते हुए, वीर का बड़ाई करते हुए नहीं। कब तक लखनऊ चला आया होता, अब कि मैंने घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकी इनकारी जवाब दिलवा दिया। आखिरी तार तो अर्जेंट था, उसकी फीस 4 आने प्रति शब्द थी, पर यहां से उसका जवाब भी इनकारी ही रह गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा। आतंकित होने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण करते हुए कहा, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा और कुछ पहनते ही नहीं। पुराने सारे कपड़े जला डालें, यो कहें कि राजा हैं, 2.5 लाख का सालाना के रियासत हैं, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता अभी अनाथालय से पकड़कर लाए गए हैं। तो यहाँ तक हम आज रहने देते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ईश्वरी का घर जब वीर जाता है तो उसका घर जाने के बाद का क्या दृश्य होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।